डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना या फिर निर्णयन। तो इसकी परिभाषा दी है कून्स एंड ओडोनेल ने। उनका कहना है डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। निर्णयन किसी कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक चयन करना है। तो इसे समझने के लिए हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला करना ही निर्णयन कहलाता है। इस प्रकार निर्णयन के अंतर्गत उस निष्कर्ष अथवा अंतिम फैसले पर पहुंचना होता है जिसे किसी समस्या के समाधान के रूप में लागू किया जा सके। क्योंकि प्रबंधकों के समक्ष हर समय कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है जिनका उन्हें समाधान खोजना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि निर्णय की आवश्यकता हर समय होती है। ठीक है, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस एंड डिसीजन इज द आउटकम ऑफ सच प्रोसेस। निर्णय एक प्रक्रिया है और निर्णय इस प्रक्रिया का परिणाम। ठीक है, इसे और अच्छी तरह से हम लोग समझ देते हैं। निर्णय किसी समस्या के समाधान के रूप में उपलब्ध अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना है। अतः ये स्पष्ट है कि निर्णय की आवश्यकता तभी होती है जब किसी कार्य को करने की अनेक विधियां उपलब्ध हों। यदि किसी कार्य को करने की केवल एक ही विधि है तो निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, वह विधि स्वयं में ही निर्णय है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये जो निर्णय करना है, आपको इसकी विशेषताएं भी पूछ सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होगी, इसकी विशेषताएं उसी तरह से आपने लिखनी है जैसे नियोजन के लिए लिखी थी। तो ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, अर्थ देखा है, इसका मीनिंग पढ़ा है, उसमें से आप विशेषताओं के पॉइंट निकाल सकते हो। अब हम करते हैं प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये प्रोसेस देखो, ये भी बिल्कुल नियोजन के जो प्रोसेस था उसी से मिलता जुलता है। नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। जो पहला स्टेप है, पहला चरण है, वो क्या है, समस्या की व्याख्या। निर्णय प्रक्रिया का पहला कदम उस समय की जानकारी, उस समस्या की जानकारी प्राप्त करना है जिसके संदर्भ में निर्णय लिया जाना है। सबसे पहले यह देखना होगा कि समस्या की बात कहाँ से शुरू हुई। प्रायः पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं वास्तविक कार्य प्रगति में अंतर आ जाने के कारण ही समस्या प्रारंभ होती है। अब यह देखना होगा कि परिणामों में अंतर का क्या कारण है। यदि इस अंतर का सही कारण पता लग जाए तो समस्या का समाधान ढूंढना सरल हो जाएगा। नंबर 2, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण। समस्या को परिभाषित कर देने के बाद प्रबंधक द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि समस्या के संबंध में किन किन सूचनाओं की जरूरत होगी और ये सूचनाएं कहाँ से उपलब्ध होंगी। उदाहरण के लिए विक्रय में कमी की समस्या के लिए समालोचक तत्व माल की किस्म को माना गया है। अब यहाँ पर माल की घटिया किस्म का विश्लेषण करने के लिए जिन सूचनाओं की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हो सकती हैं। क्या घटिया किस्म के कच्चे माल का क्रय किया गया था, ठीक है, क्या मशीनों ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया, क्या पूर्तिकर्ताओं ने जानबूझकर घटिया कच्चा माल भेजा है, क्या कर्मचारियों में प्रशिक्षण की कमी है, क्या किस्म नियंत्रण अधिकारी ने लापरवाही की है आदि। माना कि समस्या के विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि मशीनों के ठीक प्रकार से काम ना करने के कारण माल वांछित किस्म का तैयार नहीं हो सका। समस्या के विश्लेषण के संबंध में यह समझ लेना जरूरी है कभी कि सभी सूचनाओं का प्राप्त होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह जानना कि कौन कौन सी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं, ताकि अंतिम निर्णय लेते समय उपलब्ध ना हुई सूचनाओं को निर्णय की सीमाओं के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और इन्हीं सीमाओं को लेकर निर्णय में जोखिम का निर्धारण किया जा सके। अर्थात यदि कोई सूचना उपलब्ध ना हो सके तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि निर्णय नहीं लिया जा सकता। निर्णय तो लिया ही जाएगा, लेकिन उसमें वांछित सूचनाओं की कमी के कारण सर्वोत्तम निर्णय ना लिए जाने का जोखिम रहेगा। अतः यदि केवल ये पता लग जाए कि कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं तो उनके महत्व को देखते हुए निर्णय में जोखिम की मात्रा निर्धारित की जा सकती
नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों का विकास। निर्णय प्रक्रिया का तीसरा कदम विभिन्न विकल्पों का विकास करना है। जब समस्या को परिभाषित किया जा चुका है और उसके कारणों का गहन अध्ययन भी हो चुका है, तो अब प्रश्न उठता है कि समस्या के संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं। एक समस्या के समाधान के रूप में अनेक विकल्प हो सकते हैं। यदि किसी समस्या के समाधान के रूप में केवल एक विधि उपलब्ध है तो फिर निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वह विधि अपने आप में निर्णय है। नंबर 4, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन। विभिन्न विकल्पों को ढूंढने के बाद अगला कदम विकल्पों का मूल्यांकन करना है, ताकि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जा सके। विकल्पों के मूल्यांकन के अंतर्गत उनके गुणों एवं दोषों का अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन करने पर प्रबंधक को विभिन्न विकल्पों में निहित जोखिम की जानकारी प्राप्त होती है। विकल्पों का मूल्यांकन समय एवं मुद्रा के संदर्भ में किया जाना चाहिए और केवल उस विकल्प का ही चयन करना चाहिए जो सर्वाधिक मितव्ययी हो। मूल्यांकन का कार्य सरल हो जाता है यदि एक विशेष विकल्प अन्य विकल्पों की अपेक्षा अधिक अच्छा हो। दूसरी ओर एक ही स्तर के अधिक विकल्प प्राप्त होने पर समस्या गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनका और अधिक गहराई से अध्ययन किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई विकल्प स्वीकार्य ना हो। किसी विकल्प को स्वीकार ना करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसी स्थिति में प्रबंधक को किसी और उपयुक्त विकल्प की खोज करनी चाहिए। नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक विकल्प प्रस्तुत समस्या के समाधान में कहां तक सहायक हो सकता है। निर्णय प्रक्रिया के 5वें चरण पर विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय प्रबंधक अपने अनुभव एवं प्रयोग की सहायता लेता है। प्रबंधक अपने अनुभव की सहायता तब ले सकता है जबकि उसे पहले कभी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो। कई बार विकल्पों को व्यवहार में प्रयोग करके देखा जाता है और अनुकूल परिणाम प्राप्त होने पर ही उनके बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन, निर्णय को लागू करना। जब एक बार विकल्प का चयन कर लिया गया है तो इसके पश्चात अगला कदम उसे प्रभावशाली ढंग से लागू करना है, क्योंकि निर्णय को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य लोगों की कार्यवाही की आवश्यकता है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास फॉलो अप, अनुसरण। निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण अनुसरण करना है। जैसे ही निर्णय को कार्यवाही में बदला जाता है तो परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये परिणाम आवश्यक रूप से इच्छित परिणामों के अनुकूल होने चाहिए। वास्तविक और इच्छित परिणामों के अंतर को देखने से ये पता चलता है कि निर्णय को उचित रूप में लागू कर दिया गया है या नहीं। यदि परिणाम अच्छे नहीं हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि फिर से एक समस्या आ खड़ी हुई है और निर्णय प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करना होगा। इस प्रकार पहले लिए गए निर्णय में संशोधन करना होगा, पुनः उसके परिणाम की जांच की जाएगी और यदि परिणाम अनुकूल है तो निर्णय को लागू रहने दिया जाएगा, लेकिन विपरीत परिणाम आने पर पुनः संशोधन की जरूरत होगी। अतः अनुसरण भी निर्णय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग